नमस्कार बच्चों, आज से हम कक्षा 9वीं का विज्ञान का अध्याय 3 शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, सर आपने तो अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ाए च नहीं, आप तो सीधे अध्याय 3 पढ़ाना शुरू कर दिए। तो सुनिए बच्चों, अध्याय 1 और अध्याय 2 से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से वो अध्याय उतना इम्पोर्टेंट अध्याय नहीं है, इसीलिए हम सबसे पहले पूरी विज्ञान ख़त्म करेंगे और जब पूरी विज्ञान पढ़ करके एंड हो जाएगी, समझ करके एंड हो जाएगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर को हम लास्ट में देख लेंगे। आज से अपन चालू करेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चैप्टर है और अध्याय 3 का नाम क्या है? अध्याय 3 का नाम है परमाणु एवं अणु, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छा अध्याय, इंटरेस्टिंग अध्याय है, पढ़ने में मज़ा आएगा, पूरा पूरा पढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय ग्रीक, क्या कह रहा है यहाँ पर? प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। जो प्राचीन काल के जो भारत के जो बहुत सारे जो ऋषि मुनि वगैरह थे, जो खोज पड़ताल करते थे, और जो ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक मतलब ग्रीक एक देश है, वहाँ ग्रीक देश में रहने वाले जो वैज्ञानिक लोग थे, वो लोग द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ का मतलब सब कुछ पदार्थ है, मैं भी पदार्थ हूँ, तुम भी पदार्थ हो, ये मोबाइल भी पदार्थ है, लोहा लंकड़, जो कुछ भी दुनिया में हमको जिसको हम आँख से देख सकते हैं वो पदार्थ है ना। और जिसको हम आँख से नहीं देख सकते वो पदार्थ है। हवा भी पदार्थ होता है, हवा भी क्या होता है? पदार्थ होता है। द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। जो साइंटिस्ट लोग थे वो द्रव्य यानी पदार्थ के अज्ञात रूप, अज्ञात मतलब कि ऐसा पदार्थ जो हमको दिखता नहीं है ना, जो हमको आँखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि तुम्हारी आँख के सामने मोबाइल रखा है, तुमको मोबाइल दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अज्ञात, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, जो हमको ज्ञात नहीं है। और अदृश्य का मतलब होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसा रूप, पदार्थ का ऐसा रूप जो हमको दिखाई नहीं देता, जो अज्ञात है और अदृश्य है, उससे सदैव चकित होते रहे। वो तो हर कोई चकित होगा, स्वाभाविक सी बात है। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, पदार्थ की विभाज्यता का मतलब जो हो गया कि जैसे कि देखो, ये एक रोटी का टुकड़ा है, ये रोटी का टुकड़ा भी एक पदार्थ है, ये रोटी का टुकड़ा भी क्या है? पदार्थ है। अब इसकी विभाज्यता मतलब इसको तोड़ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने को पदार्थ की विभाज्यता कहा जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो उसको पदार्थ की विभाज्यता कहा जाएगा। तो पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। 500 ईसा पूर्व का मतलब ये होता है, जैसे कि देखो 500 ईसा पूर्व का मतलब जो होता है, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 2020। तो आज से 2020 साल पहले, आज से 2020 साल पहले, तो उस समय पहला साल चलता रहा होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 100 आया, फिर 200 आया, फिर 300 आया, फिर 400 आया, फिर 1000 आया, फिर 2000 आया, फिर 2020 आया। तो आज से 2020 साल पहले के 500 साल पहले, उसको हम 500 ईसा पूर्व बोलेंगे। फिर से अभी 2000 के चल रहा है, 20 चल रहा है, 2020 से 2020 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद से सन को बांटना शुरू किया गया। तो 1, फिर 2, फिर 3, तो अभी 2020 आया। तो ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के भी कितने साल पहले? 500 साल पहले। इसको हम 500 ईसा पूर्व बोलेंगे, है ना। मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले सोच के देखो, आज से 2500 साल पहले एक महान वैज्ञानिक थे, है ना। देखो, पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, कौन? भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, एक बहुत महान भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद हुए। उन्होंने पदार्थ की विभाज्यता का नियम आज से 2500 साल पहले, 500 ईसा पूर्व मतलब कि 2500 साल, लगभग 2500 साल पहले महर्षि कणाद जी ने बता चुका था
महर्षि कणाद ने बता चुका था कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। महर्षि कणाद ने क्या बोला था, देखो महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था और उन्होंने ये कहा था, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए, यदि हम किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाए मतलब कि तोड़ते जाए, जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक पत्थर का टुकड़ा हो गया, ये क्या हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया। यदि हम इस पत्थर के टुकड़े को विभाजित करते हैं मतलब तोड़ते जाए, इसको मैंने और तोड़ दिया, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तो बिल्कुल ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता जाएगा, है ना। जब हम इसको विभाजित करेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हम में क्या होते जाएगा, ये विभाजित होते जाएगा, है ना। यही कहा जा रहा है, यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए मतलब कि उसको टुकड़ों में तोड़ते जाए, उसको टुकड़ों में तोड़ते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। तो हमको क्या होगा, छोटे छोटे, एक ही पदार्थ है इसको हमने टुकड़ों में तोड़ दिए तो हमको छोटे छोटे क्या होंगे, कण प्राप्त होंगे। और फिर जब हम इन कणों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमको इतना छोटा सा कण प्राप्त होगा जिसको और अधिक छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते। जब हम पदार्थ को और छोटा करते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमको इतना छोटा सा कण प्राप्त होगा जिसको और अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। मतलब कि जब हम कण को तोड़ दिए तो और तोड़ते गए, इतना बड़ा कण था उसको हमने तोड़ दिए, 33 कण प्राप्त हुए, है ना। इसको फिर इन कणों को फिर हमने और तोड़ दिए तो इतना छोटा सा, एक कंडीशन ऐसी आएगी इतना छोटा कण प्राप्त होगा कि उस कण को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब वो सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण, उसको और अधिक कि छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब कि देखिए वो सबसे छोटा क्या होता है, कण होता है। एक सीमा ऐसी आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, मतलब कण को और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकेगा, कण को और छोटा नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। अविभाज्य का मतलब ये होता है जिसको विभाजित नहीं कर सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अविभाज्य कहते हैं, इसको अटूट बोलते हैं, जिसको और नहीं तोड़ सकते। इतना बड़ा पत्थर था उसको तुमने तोड़ दिए छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ दिए, इन टुकड़ों को भी तोड़ दिए। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि तुम उसको और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकोगे, उसको और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकोगे, है ना। तो वह सूक्ष्मतम कण मतलब वह छोटा वाला कण अविभाज्य होगा, मतलब उसको विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए इसको अविभाज्य बोलेंगे। विभाज्य का मतलब होता है जिसको विभाजित कर सके, लेकिन अविभाज्य का मतलब होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। परमाणु किसको बोलते, ऐसा छोटे से छोटा कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको हम क्या बोलते, परमाणु कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको परमाणु कहा जाता है। महर्षि कणाद ने उन्हें क्या कहा, महर्षि कणाद ने उसे परमाणु कहा, महर्षि कणाद ने उसे क्या कहा, परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। इस मत को क्या करा, विस्तृत रूप से समझाया, इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। किसने, पकुधा कात्यायान ने महर्षि कणाद ने जो बताया था ना नियम की छोटे छोटा कण परमाणु कहलाता है, उसको और विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। मतलब कि देखो एक कण हो गया छोटा सा ऑक्सीजन, एक हो गया ऑक्सीजन का छोटा सा छोटा कण मतलब एक परमाणु, एक कण हो गया हाइड्रोजन का कण छोटा सा बिल्कुल परमाणु। तो दो हाइड्रोजन मिले H2 और एक ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, जल बन गया, H2O बन गया। H2O क्या होता है, H2O जल होता है। H2O क्या होता है, H2O जल होता है। क्या बन गया, हमारा जल बन गया। मतलब कि छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण मिल करके जो छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं जिनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, ये छोटे छोटे कण आपस में मिल करके, छोटे छोटे कण आपस में जुड़ करके एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। वो बड़ा कण क्या हो सकता है, मोबाइल हो गया, चाक हो गया, लोहा हो गया, मतलब एक बड़े कण का निर्माण करता है। मतलब हर एक बड़ा कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है और इन छोटे छोटे कणों को अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते है। अब देखिए क्या हुआ, देखो भैया लगभग इसी समय एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस
कौन था? इसी समय जब मतलब कि जब महर्षि कणाद ने परमाणु का नियम दिए, उसी समय एक ग्रीक देश में रहने वाले एक दार्शनिक थे, उनका नाम क्या था? डेमोक्रिटस था। कौन? डेमोक्रिटस ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। डेमोक्रिटियस ने भी वही बात बोली जो बात महर्षि कणाद ने बोली थी। क्या बोला उन्होंने? कि हमारे पास एक पदार्थ हो गया, जो हमारे पास पदार्थ हो गया, जो हमारे पास एक द्रव्य हो गया, है ना, इसको यदि हम छोटे छोटे भागों में तोड़ दे, ये छोटे छोटे भाग हमको देखो, छोटे छोटे बिंदु हमको लाल रंग के प्राप्त हो गए, तो और लाल रंग के ये जो बिंदु है, इन बिंदु को यदि और छोटा करा जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कण ऐसा लास्ट में प्राप्त होगा जिसको और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है, कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखिए, एक स्थिति ऐसी आएगी जब उन्हें उस कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकते, मतलब और छोटा नहीं कर सकते, और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। क्या कहा उन्होंने? इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा। अविभाज्य कण को क्या नाम दिया? परमाणु नाम में दिया। क्या कहा? परमाणु कहा और परमाणु कहा। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। देखिए, और देखो, इन विचारों की कोई वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए, है ना। मतलब कि आज से लगभग कितने साल पहले? आज से लगभग 2500 साल पहले भारत देश के महान वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बता चुका था कि परमाणु होता है 2500 साल पहले बता चुका था। लेकिन लोग बाग ने उनको चूतिया समझे कि भैया कि ये मतलब कि भारत देश के लोग हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब पागलपंती बता रहा है। उनको ऐसा मतलब कि हंसी मजाक में उनको टाल दिया गया, उनको कोई सिद्ध नहीं किया गया, ना किताबों में उनका उचित प्रकार से नाम लिखा गया। लेकिन ये क्या हुआ? देखो, 18वीं शताब्दी के अंत तक, अब क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। वैज्ञानिकों ने तत्व के बारे में और यौगिक के बारे में बारीकी से समझा। अब कई बच्चे पूछेंगे कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तत्व का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु रहे, जैसे कि लोहा है ना, जैसे कि लोहा है तो लोहा ही लोहा के परमाणु रहे। किसके परमाणु रहे? लोहा के परमाणु रहे, तो ये लोहे का तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोहे का तत्व कहलाएगा। या फिर ऑक्सीजन गैस है जिसको हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ही रहे तो ये ऑक्सीजन गैस का तत्व कहलाएगा। या फिर हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस ही रहे। लेकिन दो तत्व आपस में देखो, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, Fe भी एक तत्व है। प्रकृति में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? प्रकृति में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में कुल 118 क्या पाए जाते हैं? प्रकृति में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। और दो तत्वों के आपस में मिलने से यौगिक बनता है। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन का तत्व हो गया और ऑक्सीजन का तत्व हो गया। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के तत्व ने मिलकर के H2O बनाया, और H2O एक यौगिक है। इसको जल, पानी का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है H2O, और ये यौगिक होता है ना। यौगिक किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अब जो वैज्ञानिक थे 18वीं शताब्दी, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तो 18वीं शताब्दी कब से लेकर कब तक रहेगी? 1700 से लेकर के 1800 तक के बीच का जो समय था, उस समय जब भारत देश में अंग्रेज लोग राज करते थे, है ना। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है। 18वीं शताब्दी का मतलब जो होता है कि 1700 से लेकर के 1800 तक का जो समय चलता है, उसको हम 18वीं शताब्दी कहते हैं। सन 1700 से लेकर के 1800 तक का जो समय चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम 18वीं शताब्दी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी कहेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। तत्व और यौगिक के बीच क्या भेद है, तत्व और यौगिक में आपस में क्या अंतर होता है, इसको समझा, तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने की इच्छुक हुए कि तत्व कैसे
तत्व कैसे संयोग करते हैं, मतलब कि मैं देखो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि दो तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है। एक तत्व ऑक्सीजन और एक तत्व हाइड्रोजन, दोनों तत्व आपस में जुड़ गए तो क्या बना, H2O बना, पानी बना। दो तत्व आपस में मिलकर बनाते हैं यौगिक। तो वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि तत्व और यौगिक आपस में संयोग कैसे करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होता है, जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। ये तो अपन को पता है, लेकिन उस समय वैज्ञानिक लोग को नहीं पता था, है ना। फिर देखिए वैज्ञानिक, देखो अब क्या हुआ भैया, वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाजिए, ये नाम है, किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाजिए। वैज्ञानिक आंतवा एल कौन, वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाजिए ने रासायनिक संयोजन के दो नियम को प्रतिपादित करना, जिसको रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया, महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया। अब वैज्ञानिक लेवाजिए ने बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया, जिस नियम के आधार पर आज पूरा साइंस खड़ा हुआ है। जितना भी जो विज्ञान है इन्हीं दोनों नियम के आधार पर खड़ा हुआ है। और ये नियम किसने दिया, ये नियम दिया लेवाजिए ने। इस नियम के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको आप किताब खोल करके अच्छे से समझना है और उसको आपको मेन पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए आपको परमाणु की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ से लेकर के भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद से लेकर के को परमाणु कहा, परमाणु कहा, ये परमाणु की परिभाषा यहाँ तक की होगी। इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना नोट करके रख लेना है ना। यहाँ से लेकर कितना पूरा आपको कॉपी में लिख करके रखना है कि महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या है। अगला जो अगला क्वेश्चन आपका इससे निकल करके आता है, तो अगले वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझाऊंगा कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है ना। वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप अच्छे से कमेंट कीजिए। और साथ साथ वीडियो में आपको और क्या क्या समझना है अच्छे से कमेंट कीजिए और अपनी समस्या को आप कमेंट कीजिए, तभी मैं उसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरे से चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत करूंगा और भी फिर टीचर लगवा करके आपकी तैयारी करवाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।